अब तक आपने सुना कि बिलासपुर में रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं। भैरव इस उधेड़बुन में है कि यह हत्या कोई और कर रहा है या इसके पीछे भी त्रिशिराज है। राजा राघव को हो रही हत्याओं की पहेली सुलझाने की जिम्मेदारी देता है। राघव भैरव को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। एक पागल बुढ़िया जश्न में घुस के सबके मरने की भविष्यवाणी करती है। राजकुमारी दामिनी जश्न से अचानक गायब हो जाती है। अब आगे। दूसरे दिन भवानी के साथ जब भैरव और राघव गांव में पहुंचे तो हलचल मची थी। केशव नाम के एक आदमी की मौत हो गई थी। हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसी सजा हमको दी। केशव की लाश के पास बैठी उसकी पत्नी जया चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उसके खुले बाल आंसुओं से भरे मुंह पे बिखरे हुए थे। केशव की 10 साल की छोटी बेटी भी मां से डर के मारे लिपटी थी और साथ सिसक सिसक कर रो रही थी। दोनों की हालत देख पूरे गांव का कलेजा फट रहा था, पर सब खामोश थे, शायद कुछ डरे हुए थे। लाश को गांव के बीच में सफेद कपड़े से ढक कर रखा गया था। उस कपड़े पर जगह जगह लाल रंग के चकत्ते थे। गम में डूबे इस गांव में अचानक कहीं से लहराता हुआ हवा का एक झोंका आया और केशव की लाश के ऊपर से कफन को दूसरी तरफ धकेल दिया। लोगों की सांसें रुक गईं, कुछ लोगों की चीख निकल गई। लाश का आधे से ज्यादा हिस्सा बीच में से गायब था। केशव की पसलियों की हड्डी साफ दिख रही थी, मांस पूरा गायब था। लाश को इस तरह चीरा फाड़ा गया था कि देखकर ही रूह कांप जाए। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। देख लिया ना, सूरज डूबने के बाद घर से बाहर रहने का परिणाम। हे राम, अभागा बेचारा, ऐसी मौत तो कोई दुश्मन को भी ना दे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में बिलासपुर कब्रिस्तान बन जाएगा। एक बूढ़ा बड़बड़ाया और अपने घर की तरफ चल दिया। भैरव ने राघव को इशारा किया और बूढ़े के पीछे हो लिया। बूढ़ा एक फूस के छप्पर के सामने रुका। भैरव और राघव उसके पीछे थे। भैरव ने पीछे से आवाज लगाई, बाबा प्रणाम, हम लोग गांव में नए हैं, गांव के बारे में कुछ जानकारी चाहते थे। आप कुछ मदद कर दें तो अच्छा रहेगा। किसके घर से हो? मुसाफिर खाने में रुके हैं, बिलासपुर में जमीन लेके रहने की सोच रहे हैं। यहां रहना चाहते हो? बूढ़ा हैरान था। क्यों, यहां कोई दिक्कत है? राघव ने पूछा। दिक्कत? लगता है गांव के चौराहे पे पड़ी लाश नहीं देखी तुम लोगों ने। हम वही लाश देख के आपके पास आए हैं बाबा। इस आदमी की मौत कैसे हुई और इस गांव में हर वक्त इतना सन्नाटा क्यों रहता है? बूढ़ा दरवाजे पे पड़ी चारपाई पर बैठ गया। इशारे से भैरव और राघव को भी दूसरी चारपाई पर बैठने को कहा। बूढ़े ने भैरव की तरफ देखा। देखो, तुम भले लड़के लगते हो, इसलिए कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी बताते हैं। गांव में एक भीषण श्राप है। चौराहे पे पड़ी लाश भी उसी श्राप की चपेट में आके मरी है। यहां लोग इसी के डर में जी रहे हैं। सूरज ढलने से पहले घरों में बंद हो जाते हैं और सूरज निकलने के बाद बाहर आते हैं। भैरव और राघव ने एक दूसरे को देखा। कैसा श्राप? भैरव ने पूछा। बूढ़े की नजर दूर शून्य में अटक गई। उसकी आंखों में आंसू भर गए। जब किसी के साथ हो रहे अत्याचार पे समाज चुप हो जाता है तो उसकी कीमत एक ना एक दिन चुकानी पड़ती है। बिलासपुर की किस्मत में यही घुटी हुई जिंदगी है। अगर कोई शाम में मरता है तो रात भर सड़क पर लाश पड़ी रहती है और घरवाले तक उसे लेने बाहर नहीं निकल पाते। तभी वहां हुक्म सिंह अचानक पहुंच गया। अरे, यहां क्या कर रहे हो राघव? कुछ नहीं, बस यूं ही सैर के लिए निकले थे। बस बाबा से यूं ही बातें होने लगी। क्यों भाई श्याम सुख, कैसे हो? इस बुढ़ापे में जैसे हो सकते हैं वैसे हैं।
कभी महल भी टहल जाया करो, आखिर तुम वहां के पुराने सिपाही हो। अब हम जैसे बूढ़ों की महल को क्या जरूरत, आप जैसे लोग तो वहां मौजूद ही हैं। बूढ़े की आवाज में एक तंज था। हुकुम सिंह ने उसे हंसी में उड़ा दिया। चलो राघव, साथ ही चलते हैं। बूढ़ा उठ के अंदर चला गया। उसके जाते ही हुकुम सिंह ने कहा, इसे कहते हैं बुढ़ापे में सठियाना। राघव और भैरव हुकुम सिंह के साथ महल की तरफ बढ़ लिए। महल पहुंचते ही राघव किसी काम से अपने मामा भवानी के पास चला गया। भैरव नंदी को ढूंढते हुए महल के पीछे अस्तबल के पास पहुंच गया। राजकुमारी दामिनी को राजा साहब ने उनके 16वें जन्मदिन पर एक शेर तोहफे में दिया था। दामिनी को उस शेर की आंखों में आंखें डालकर देखना बहुत पसंद था, इसलिए रोज शाम को शेर को खाना वो अपने हाथ से देने जाती थी। उनकी दासियां शेर को देखकर ही डरती थी, इसलिए अक्सर वो अकेले ही उसे खाना खिलाने जाती थी। आज भी मांस का बोटा उठा के वो शेर की तरफ गईं। रोज की तरह शेर भी उनको देख के उठकर उनकी तरफ आया। कुछ देर तक दामिनी और शेर एक दूसरे से सिर्फ एक कदम दूर एक दूसरे को देखते रहे। बीच में लोहे की कुछ सलाखें थी कि तभी दामिनी की नजर अचानक पिंजरे के कुंडे पर पड़ी। कुंडा खुला था। शेर एक कदम पीछे गया और छलांग लगा दी। पिंजरे का दरवाजा खुल गया और शेर राजकुमारी के ऊपर से होता हुआ राजकुमारी और अस्तबल के दरवाजे के बीच जा खड़ा हुआ। शेर अब धीरे धीरे दामिनी की तरफ बढ़ रहा था। राजकुमारी ने अपनी तलवार निकाली ही थी कि अस्तबल का दरवाजा खुला और एक सीटी की आवाज आई। शेर आवाज पर पीछे पलटा तो सामने भैरव खड़ा था। शेर ने फौरन भैरव की तरफ दौड़ लगाई। भैरव के हाव भाव में कहीं भी डर का नामो निशान नहीं था। वो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों बना रहा। बस जब शेर ने उसके ऊपर झपट्टा मारने के लिए छलांग लगाई तो भैरव अपने घुटनों पर गिर गया। एक ही झटके से गर्दन से लेकर पेट तक अपने खंजर से शेर को फाड़ दिया। शेर के खून से भैरव सिर से पांव तक भीग गया। शेर उसकी पीठ के पीछे गिरा। भैरव ने जब सर उठा के सामने देखा तो दामिनी सामने खड़ी थी, पर आज उसकी बर्फीली आंखों में जैसे कोई चिंगारी जल रही थी। वो गुस्से से भैरव की तरफ बढ़ी। किसने कहा था तुमसे बीच में आने के लिए? भैरव कुछ देर उसको देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा, क्या लगा? यही ना कि लड़की है, शेर से कैसे लड़ पाएगी? एक बात कान खोल के समझ लो, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं। मुझे तुम्हारी या किसी भी मर्द की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और वो तन तनाती हुई अस्तबल से बाहर निकल गई। भैरव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है, पर तभी कहीं से ताली की आवाज आई। भैरव पलटा तो नंदी वहां खड़ी थी। वाह भैयू, अब तो तुम भी बाबा की तरह पक्के शिकारी हो गए हो। तुम यहां क्या कर रही थी? अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम और राजकुमारी दोनों ही शेर के पेट के अंदर होते, तो तुम पेट फाड़ के हमें निकाल लेते। नंदी ने हंसते हुए कहा। वैसे अच्छा हुआ कि राजकुमारी ने तुम्हें डांट लगाई। कहां थे सारा दिन? सुबह से ढूंढ रही हूं। अच्छा मेरी मां, अब तू शुरू मत हो जाना, आज के लिए इतनी डांट काफी है। नंदी फिर हंस दी। भैरव ने उसे कंधे पर टांगा और कमरे की तरफ चल दिया। रात को जब नंदी सो गई तब भैरव ने राघव से कहा, आज गांव में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। राघव जो अब नींद में जामिया ले रहा था, वो बुदबुदाया, तुम्हें वहम हुआ होगा बूढ़े बाबा की बातें सुनकर। ये सब बकवास है, कोई भूत प्रेत या श्राप प्राप नहीं होता। राघव सो गया। भैरव जानता था कि उसके वहां आजकल सच ही होते हैं। वो खिड़की के बाहर सन्नाटे में डूबे बिलासपुर को देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर महल के दरवाजे पर पड़ी। घोड़े में एक साया महल के दरवाजे से गांव की तरफ बढ़ा। भैरव साये को नहीं देख पाया, पर घोड़ा वो पहचान गया। घोड़ा राजकुमारी दामिनी का था, पर रात को तो बिलासपुर में घूमने का मतलब मौत।
भैरव उसके पीछे जाने के लिए कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि उसने देखा कि वहां 2 दरबान खड़े थे। तुम कहीं नहीं जा सकते, कमरे में वापस जाओ। क्यों नहीं जा सकता? भैरव ने पूछा। क्योंकि राजा साहब को पता चल गया है कि तुमने उनके पालतू शेर को मारा है। अब कल तुम्हारी दरबार में पेशी है। महल के मेहमान हो, इसलिए तुम्हें कैद खाने में नहीं डाला है। कल पेशी तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। भैरव को कल पेशी की तो कोई फिक्र नहीं थी, जो होगा वो देखा जाएगा। पर दामिनी इस वक्त आखिर बाहर क्यों निकली है? और कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? किसी के रोने की आवाज कांपते होठों से आ रही थी, आवाज जिसमें कोई गहरी पीड़ा छुपी थी। अपने साथ हुई नाइंसाफियों को सुनकर रोना और तेज हो रहा था। भैरव अपने बिस्तर पर चौंक कर उठा। रात काफी गहरा चुकी थी। बाहर सर्द रात में कोई औरत शायद जोर जोर से रो रही थी। भैरव हैरान था कि ये कौन है जो रात के इस वक्त महल में इतनी तेज रो रही है और कोई उसे रोकने भी नहीं जा रहा। भैरव उठ के खिड़की की तरफ बढ़ा। नीचे सब धुंध में ढका था। उसने मुड़कर कमरे में देखा तो राघव अपने बिस्तर से गायब था। भैरव के मन में कई सवाल आ गए। इतनी रात को राघव आखिर कहां जा सकता है? और ये महल के बाहर इस वक्त कौन रो रहा है? वो कमरे से बाहर निकला तो देखा उसके कमरे के सामने सन्नाटा था। वहां खड़े दरबान भी गायब थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अगल बगल सन्नाटा देख के उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महल में उसके अलावा कोई था ही नहीं। बाहर से रोने की आवाज लगातार तेज हो रही थी। भैरव अब महल से बाहर दालान में पहुंच चुका था कि तभी भैरव के पैर ज्यों के त्यों जमीन में गड़ गए। उसने सामने पेड़ पर देखा तो उसे एक साया दिखा। चांद की रोशनी में भी पेड़ के ठीक नीचे एकदम अंधेरा था, पर साए के सर से झूलते लंबे घुंघराले बाल से उसे ऐसा लगा कि शायद वो कोई लड़की है। इतनी रात को उस पेड़ के नीचे खड़ी वो लड़की इतने दर्द से क्यों रो रही थी? और आखिर सब लोग थे कहां? पहली बार देखने पर तो एक सेकंड भैरव को लगा कि शायद वो लड़की दामिनी थी, पर भैरव ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो देखा कि लड़की की पीठ उसकी तरफ है और वो लड़की अपने गले में फांसी का फंदा डाल रही है। फंदे को अपने गले में कस के उसने बची हुई रस्सी को पेड़ की एक डाल पर उछाल दिया। भैरव के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो लड़की तो आत्महत्या कर रही थी। भैरव का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो उसे कैसे रोक सकता है? उसने आगे बढ़ना शुरू किया तो लड़की तेजी से पेड़ की एक डाल पर चढ़ गई। जैसे उसने भैरव को आते देख लिया था। भैरव वहीं रुक गया। अगर लड़की डाल से कूद गई तो समझो मर गई। कुछ देर भैरव और वो लड़की दोनों ही मूर्ति से अपनी जगह पर बने रहे। फिर एकाएक लड़की ने छलांग लगा दी। भैरव सन्न रह गया। उसके दिल की धड़कन कुछ देर के लिए जैसे रुक गई। उसके ठीक सामने लड़की फंदे पर झूल रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद लड़की के थोड़े बहुत हिलते डुलते हाथ पैर भी शांत हो गए। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। कुछ देर पहले दूर बोल रहे झिंगुर भी अब खामोश हो गए थे। टहनी से लटकी उस लड़की की गर्दन टूटने के कारण अजीब तरह से उसके कंधों पर पड़ी थी और उसका ठंडा बेजान बदन फंदे पर चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा था। अचानक टहनी के चरचराने की आवाज आई। टहनी टूट गई और लाश धम से आकर जमीन पर गिर गई। अचानक रस्सी भैरव की तरफ बढ़ने लगी। भैरव ने अपनी कमर पे हाथ डाला तो उसका चाकू भी उसके पास नहीं था। रस्सी सांप की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। भैरव जमीन पर रेंगती रस्सी को देख रहा था। तभी अचानक भैरव ने सर उठाया और देखा कि लड़की उसके बिल्कुल मुंह के पास खड़ी थी। उसका चेहरा काले घुंघराले बालों से ढका था, पर अब वो रो नहीं रही थी, हंस रही थी। डरावनी हंसी। कौन है जिसने शेर का पिंजरा खोला छोड़ दिया था? क्या कोई है जो राजकुमारी दामिनी को मारना चाहता है, या राजकुमारी दामिनी खुद कोई बड़ा राज छुपाए है? रात को महल से निकलने वाला साया किसका था? क्या है राजकुमारी दामिनी का सच?